हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय एंड माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए गाइस, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। ये बीपीटी के बेस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ नर्सिंग और एमबीबीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो देखिए हम लोग के सेकेंड ईयर में हम बीपीटी के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। हमारे पास होता है पैथोलॉजी होती है हमारे सब्जेक्ट, और उसके साथ जनरल मेडिसिन की सब्जेक्ट होती है। तो पैथोलॉजी और जनरल मेडिसिन का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे गाइस यूनिवर्सिटी एग्जाम का, तो आपको ये क्वेश्चन लगातार जो पिछले सालों में ये क्वेश्चन रिपीटेड आ ही रहे हैं। ठीक है ना गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स तैयार किया है, आप जरूर पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका मन हो कि आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, मैथ्यू की हो गया, डेविडसन की हो गया, वहाँ पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नोट्स तैयार किया हूँ गाइस, आप एक बार इसको जरूर पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया को जानने से पहले हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके, उसको सबसे पहले जान लेते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? डेफिनेशन ऑफ एनीमिया है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, फिर एनीमिया के कॉज पढ़ेंगे, सिम्टम पढ़ेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, इतना वो हम कवर करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? एन मीन्स होता है विथआउट एंड ईमिया मीन्स होता है ब्लड। इसको हम लो ब्लड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनीमिया इज अ डिक्रीज इन आरबीसीएस काउंट या हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट वैल्यू रिजल्टिंग लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड टू कैरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं गाइस, उसमें क्या होता है, डिक्रीज आरबीसीएस काउंट होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, डिक्रीज आरबीसीएस काउंट होता है। सेकंड क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है, हीमोक्रेट वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, इसमें लोअर एबिलिटी फॉर द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन कैपेसिटी। ठीक है, देखिए अगर आपके शरीर में ब्लड ही हीमोग्लोबिन ही कम है, हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है गाइस, है ना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है फेफड़े तक, लंग्स तक। ठीक है, तो ये जो अगर हमारा कम होगा, कौन, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल कम हो जाएगी। यही बोल रहा है कि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हमारी बॉडी में। समझ में आया? अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकता है? तो ड्यू टू द सम इटियोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर, ये इटियोलॉजिक हो सकती है और जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, डिक्रीज आरबीसीएस, डिक्रीज लेवल इन आरबीसीएस, हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेट वैल्यू। ठीक है ना, इटियोलॉजी फैक्टर के कारण क्या होगा, आरबीसीएस का प्रोडक्शन होगा, आरडीएस के प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन और हीमोक्रेट वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इससे क्या होगा, डिमिनिस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इससे जो डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिस्ड को डिक्रीज भी कह सकते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अब ऑक्सीजन कम, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा गाइस, हाइपोक्सिया हो जाएगी। ठीक है ना, हाइपोक्सिया इंड्यूस द इफेक्ट ऑन द ऑर्गन फंक्शन। तो अगर हाइपोक्सिया होगा किसी भी ऑर्गन में, तो प्रॉपर एटीपी जनरेट नहीं कर पाएगा, और एटीपी जनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा गाइस, क्या होगा, वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जा सकता है। ठीक, तो साइन एंड सिम्टम ऑफ एनीमिया हमको देखने को मिलता है लास्ट में। समझ में आ गया गाइस? तो ये हमारा हो गया, क्या हो गई हमारा डेफिनेशन और पैथोफिजियोलॉजी। देखते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कि नॉर्मल वैल्यू कितना कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होता है, मेन में देखेंगे, मेन में तो होता है ग्रेटर देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, इतना होता है, ये नॉर्मल वैल्यू हो। ठीक है, वुमेन में देखें तो ग्रेटर देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, इतना होना ही चाहिए वुमेन में। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो ग्रेटर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इतना नॉर्मल वैल्यू है। इन्फेंट में देखें 2 से 6 मंथ के बच्चे में तो ग्रेटर देन 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल है। अगर 2 ईयर से 11 के बीच में कोई बच्चा है तो उससे ग्रेटर देन 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है? ठीक है गाइस, वो देख लेते हैं। तो कितने भागों में क्लासीफाई किया गया, इसको 2 भाग में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज के कारण इसको कितने भाग में बांटा गया है वो है, और ऑन द बेसिस ऑफ दी मॉर्फोलॉजी, है ना, एनीमिया के मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसे कितने भागों में बांटा गया। सब फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज के कारण। सबसे पहले होता है ब्लड लॉस के कारण। अगर देखिए आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं हो कुछ हो गया, चोट लग गया, ठीक है, उसके कारण अत्यधिक मात्रा में हमारा ब्लड लॉस हो गया, उसके कारण हमको एनीमिया के पेशेंट हो गए। ठीक है, तो एक ब्लड लॉस एक कॉज हो सकता है। दूसरा होता है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल ब्लड सेल। ठीक है, हमारा शरीर प्रॉपर मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, बोन मेरो में प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है ना, कैंसर हो गया है, कुछ भी हो सकता है, बोन मेरो में कैंसर हो गया है।
ठीक है। तो ये इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ दी नॉर्मल ब्लड सेल, ये एक कारण है, ठीक है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्ट हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में टूट रहा है ब्लड, ठीक है। हो सकता है कुछ सम पैथोलॉजी, सम एटियोलॉजिक फैक्टर हो, उसके कारण अत्यधिक मात्रा में हमारा ब्लड टूट रहा है हमारे शरीर के अंदर ही, इसी कारण क्या होगा, हम एनीमिया के पेशेंट हो जाएंगे, ठीक है, शिकार हो जाएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ये कितने भाग में बांटा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 भाग में, वेरी, इसको याद रखना गाइस, इसको ये पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है नॉर्मोसाइटिक, ठीक है, जो सेल होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, फिर वो सेल तो नॉर्मल रहेगा लेकिन फिर भी हम एनीमिक पेशेंट रहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रोसाइटिक, इसमें क्या होता है, जो सेल का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और मैक्रोसाइटिक में क्या होता है, जिसमें क्या होता है आरबीसीएस का जो साइज होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो माइक्रोसाइटिक होता है, ठीक है। इसका वो मात्रा देख लेते हैं कितना कितना, एमसीवी जो होता है, एमसीवी नॉर्मोसाइटिक में कितना होता है, लेस देन 80 माइक्रोमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, एमसीवी जो होती है 80 से 100 माइक्रोमीटर क्यूब होती है, ठीक है। एमसीवी जो होती है मैक्रोसाइटिक में क्या होता है, ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसको याद रखना, समझ में आ गया गाइस। अब देखते हैं टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया की टाइप यही है हमारा, ये जो हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। फर्स्ट होता है माइक्रोसाइटिक में क्या क्या एनीमिया आते हैं, ठीक है ना। एनीमिया में क्या क्या जो डिसीज है वही आते हैं, ठीक है, वो उसको देखेंगे कि टाइप ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी की टाइप ऑफ एनीमिया देखेंगे तो सबसे पहले माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब होता है जिसमें हमारा सेल का साइज छोटा हो गया है, समझ में ना। माइक्रोसाइटिक में फर्स्ट क्या आता है हमारा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होगा, हमारा तो आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे, लेकिन सेल तो प्रॉपर बनेगा, लेकिन हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो आरबीसीएस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लेकिन उसका सेल तो नॉर्मल रहेगा, समझ में ना। सॉरी गाइस, माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन कम हो जाएगा ना, तो क्या हो जाती है, सेल का साइज भी कम हो जाता है। क्यों सेल का साइज कम हो जाता है, क्योंकि वो जो आरबीसीएस होता है वो अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है, ताकि वो सेल की क्वांटिटी को मेंटेन कर सके। सेल की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए अपने आप को डिवाइड करता है, जिसके कारण क्या होती है, उनका साइज छोटा हो जाता है। तो इसका एग्जांपल देखिए, तो इसका एग्जांपल क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। एनीमिया में क्रोनिक डिसीज हो गया, क्रोनिक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया है और थैलेसीमिया है। ये सभी किसके उदाहरण है गाइस, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया के उदाहरण है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का कौन कौन उदाहरण है गाइस, माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया क्रोनिक डिसीज, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक, समझ में आया। नॉर्मोसाइटिक की देखिए, नॉर्मोसाइटिक में इसमें सेल साइज जो होता है एकदम नॉर्मल रहती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ पर रहता है, प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, नॉर्मल तो रहेगा लेकिन कम मात्रा में बन रहा हो, है ना, या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा हो, ये कारण हो सकता है। तो हीमोलाइटिक एनीमिया, देखो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, नॉर्मल साइज तो नॉर्मल है, लेकिन अत्यधिक मात्रा हीमोलाइसिस हो रहा है, ब्लड टूट रहा है, ठीक है ना, हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। एनीमिया एंड ब्लड लॉस, एनीमिया ब्लड लॉस हो गया, कहीं हम चोट लगे एक्सीडेंट के कारण ब्लड लॉस हो गया है, जिसके कारण साइज तो नॉर्मल है लेकिन हमें एनीमिक पेशेंट है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आधे सेल जो नॉर्मल आरबीसीएस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और सम मात्रा में जो सिकल सेल जो हसियाकार वाला ब्लड वो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल रहता है ब्लड, वो नॉर्मल शेप का रहता है, लेकिन जो इफेक्टेड ब्लड रहती है वो सिकल सेल मतलब हसियाकार हो जाता है, ऐसे देखिए, ऐसे चंद्र का आकार का, ठीक है ना, ये हसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी है वो नॉर्मल आरबीसीएस की बात करें, जो प्रोड्यूस होता है वो कौन से शेप का होता है, वो नॉर्मल होता है, तो इसमें नॉर्मोसाइटिक है, ठीक है। अब देखिए मैक्रोसाइटिक, अब आता है मैक्रोसाइटिक में क्या होगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। तो इसका कौन कौन से डिजीज होते हैं इसमें, फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है ना, फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, ये 2 एनीमिया हैं जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर आते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा इस कि माइक्रोसाइटिक में कौन कौन आता है, नॉर्मोसाइटिक में कौन कौन आता है, माइक्रोसाइटिक में कौन कौन आता है। तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, समझ में आया, ये पूछा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं माइक्रोसाइटिक से। माइक्रोसाइटिक में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन हो सकता है, ठीक है, हम अत्यधिक मात्रा में आयरन को लॉस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वुमेन यदि हम आयरन को कम ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, कम कंजप्शन हमारा कम है आयरन का, वो एक कारण हो सकता है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी का। तो वुमेन आर एट द रिस्क फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड द ग्रोविंग फीटस। देखिए इस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है, वुमेन होता है। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण अत्यधिक मात्रा में ब्लड तो लॉस होता ही है, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है गाइस।
आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो, या भी अगर बच्चा हो जाता है पेट में कंजीव कर लिया है ना, और प्रेगनेंसी की टाइम हो गया, प्रेग्नेंट है, तो उससे बच्चा जो फीटस बढ़ेगा तो ब्लड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, ब्लड का फंक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आयरन की भी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आयरन नहीं रहेगा तो इसके कारण हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। इसलिए हम प्रेग्नेंट जब वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करता है बच्चा, तो हमें उसके मदर को हम क्या देते हैं, आयरन की टेबलेट दिया जाता है, ताकि वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से इन्फेक्टेड ना हो। समझ में आएगा गाइस। अब दूसरा देखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, लेस इनटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। इसमें क्या होता है, हम फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का कम मात्रा में अपने शरीर में इनटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलता है। रेड बोन मैरो प्रोड्यूस एबनॉर्मल RBCs, जो कैंसर ड्रग्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं ना, तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, प्रोड्यूस एबनॉर्मल RBCs को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के देख ले सकते हैं कि कैंसर हो गया, कैंसर ड्रग्स को जो उपयोग करते हैं ना, वो कैंसर ड्रग जाके हमारे बोन मैरो को इफेक्ट कर देता है, ठीक है, जेनेटिकली इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, बोन मैरो क्या एबनॉर्मल RBCs प्रोड्यूस करने लगता है। ये है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया की बात करें, पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है कि इनएबिलिटी, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया में क्या होती है, इनएबिलिटी टू स्टमक एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पर्निशियस एनीमिया में क्या होती है, अनेबल हो जाती है, इनएबिलिटी शो करती है हमारा स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को, ठीक है ना। और विटामिन B12 जो होता है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है गाइज। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो हम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे बॉडी के अंदर। समझ में आना। तो विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फेरस आयरन, ठीक है गाइज। अब आते हैं हीमोरेजिक एनीमिया, ठीक। हीमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ द RBCs थ्रू द ब्लीडिंग, स्टमक अल्सर एंड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है गाइस, हीमोरेजिक एनीमिया में एक्सेसिव लॉस ऑफ द RBCs होती है, ठीक है ना। ये क्या क्या कारण हो सकता है कि ब्लीडिंग हमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, या फिर स्टमक में अल्सर हो गया है और मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो ये सब कारण हो सकते हैं हीमोरेजिक एनीमिया का, ठीक है गाइस। अब जाते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होती है, RBCs प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है, ठीक ना, अत्यधिक मात्रा में रप्चर हो रहा है। हीमोलाइटिक मतलब हीमोलाइसिस, टूटना, ब्लड का टूटना, ठीक। RBCs प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो रहा है, ठीक, मे बी ड्यू टू द पैरासाइटिक टॉक्सिक एंड एंटीबॉडीज। ये कारण हो सकता है पैरासाइट के अटैक के कारण हो सकता है, टॉक्सिक के कारण हो सकता है एंटीबॉडीज के कारण, ठीक है गाइस। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ये द लेस सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया के पेशेंट में लेस सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, कम सिंथेसिस होता है, फाउंड इन द पॉपुलेशन ऑफ द मेडिटेरियन सी, ठीक है। जो मेडिटेरियन सी की तरफ रहते हैं, जो पर्सनस रहते हैं, लोग रहते हैं, उसमें हमें थैलेसीमिया का सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गया गाइस। अब आगे बढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया इज ये क्या होता है, हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होती है, ठीक है गाइस। एक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होती है और कैरेक्टराइज बाय द रेड ब्लड सेल्स दैट एज्यूम एन एबनॉर्मल रिजिड एंड सिकल सेल शेप हो जाते हैं। इसको कैसे हम पहचानते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया कैरेक्टराइज बाय द रेड ब्लड सेल जो होती है वो होता है एबनॉर्मल हो जाती है और रिजिड सिकल सेल शेप में अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। रिजिड हो जाता है सिकल सेल शेप में, ऐसा सिकल शेप में ऐसा अपने शेप को बना लेता है, ठीक है गाइस। प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड बोन मैरो, ठीक है, कॉज्ड बाय द टॉक्सिक एंड गामा रेडिएशन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड बोन मैरो में ब्लड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होती है, इसका कॉज क्या हो सकता है, इसका कॉज है टॉक्सिक एंड गामा रेडिएशन, ठीक है गाइस। तो देखो ये सब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनीमिया। एनीमिया के कितने टाइप्स होते हैं, कि कौन कौन से बेसिस पर होते हैं, ये सब ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया क्यों हो रहा है, प्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों हो रहा है, ये सब समझ में आ गया गाइस। तो ये सब लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़ना, समझ में आ गया गाइस। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ, कि हमारे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण हमें एनीमिया होता है, ठीक है गाइस। तो देखिए रिस्क फैक्टर में सबसे पहले देखेंगे पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास हो सकती है। क्या कोई बच्चा गरीब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको प्रॉपर मात्रा में डाइट को मेंटेन नहीं कर सकता, प्रॉपर मात्रा आयरन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी वेजिटेबल्स खा नहीं पा रहा है प्रॉपर, इसके कारण हमें आयरन डिफिशिएंसी या फिर एनीमिया के सिम्टम हमको दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं ले रहा है, डाइट में आयरन की कमी है, ठीक।
और हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अगर कोई बच्चा सोशियो इकोनॉमिकली वीक है जिसके कारण हमें एनीमिया के सिम्टम दिखने को मिल सकता है। दूसरा होता है मल्टीपैरिटी, ठीक है, ये कारण हो सकता है। तीसरा टीनेज प्रेगनेंसी, छोटे बच्चे जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो एक कारण है, क्योंकि खुद बॉडी अपने आप को फॉर्म करते रहता है, ठीक है, उसी बीच में आप प्रेगनेंसी होती है। तो अब देखिए जो शरीर खुद को प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो खुद ग्रोविंग एज में है, अगर उसके अंदर एक फीटस पल रहा है उसको अधिक मात्रा में ब्लड चाहिए, तो एक कारण हो सकता है कि इसके कारण एनीमिया के सिम्टम दिखाई दे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, जो वुमेन होती है, महिला होती है, लड़की होती है, ठीक है, उसमें हमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के कारण बार बार हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन आता है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है, उसके कारण हमें ये एनीमिया के सिम्टम भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कॉज देखते हैं, इसका क्या क्या कारण है। ये तो रिस्क फैक्टर हुआ, ठीक है, रिस्क फैक्टर में हो कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कॉज ये क्यों हो रहा है, ठीक, ये तो रिस्क फैक्टर इसके कारण बढ़ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक ये बढ़ गया, मल्टीपैरिटी, टीनेजर प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुएशन, इससे बढ़ सकता है। लेकिन कॉज क्या है कि किसके कारण हो रहा है, ये कॉज देखते हैं तो सबसे पहले आता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट। अगर हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट ही इंक्रीज हो गया हो और हम प्रॉपर मात्रा में डाइट नहीं ले रहे हैं तो इसके कारण हम एनीमिया के सिम्टम दिखाई देने लगेंगे, ठीक है, हम एनीमिक से इन्फेक्टेड पेशेंट बन जाएंगे, ठीक है गाइस। इसका क्या क्या उदाहरण देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हम ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लैक्टेशन है, लैक्टेशन पीरियड में जो माँ बच्चों को फीडिंग कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, उनको अत्यधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है आयरन की, हीमोग्लोबिन की, ठीक है। ग्रोविंग इन्फेक्ट एंड चिल्ड्रन में जो बच्चे छोटे से बड़े होते रहते हैं उस एज में अत्यधिक मात्रा में हमें ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा जो हर प्रकार के सेल बनते रहते हैं, हम ग्रोविंग स्टेज में रहते हैं। उस टाइम पर अगर हमें आयरन की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई तो हमें एनीमिया का सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन सेम है, ठीक है। अब देखते हैं डिक्रीज इंटेक। पहला होता है पहले क्या होगा कि हमारा क्या था कारण, पहला इंक्रीज रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, दूसरा है इंटेक हम कम कर दिए हैं, ठीक है। इंटेक अगर हमारा कम है, वेजिटेरियन डाइट हो गया है, ठीक है ना। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, कई जो होते हैं, कई कास्ट के लोग होते हैं, कई धर्म के लोग होते हैं, वो खाते ही नहीं, ठीक है, इसके कारण भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो इंटेक है वो कम है, किसका, आयरन का कम इंटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके कारण अब आयरन ही तो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है, अब आयरन को प्रॉपर नहीं लेंगे तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो एक वेजिटेरियन डाइट हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक का फैक्टर भी हो सकती है। इंक्रीज लॉस, ठीक है, अगर हमारा बॉडी जो आरबीसीएस को अत्यधिक मात्रा में लॉस कर रहा है, एक कारण है, जैसे जीआई ब्लीडिंग हो गया, ठीक है ना। परसिस्टेंट हीमोचूरिया, ठीक है, हीमोचूरिया मतलब होता है गाइस हमारी यूरिन के थ्रू ब्लड का लॉस होना, ठीक है ना। अगर परसिस्टेंट हीमोचूरिया हो रहा है तो ये भी एक कारण है हमारी एनीमिया के सिम्टम का, ठीक है। अब पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी ये एनीमिया के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, अगर हमारा बॉडी एब्जॉर्प्शन ही कम कर रहा हो, ठीक है ना। अपर जीआई पैथोलॉजी जैसे क्रोनिक कोहेंशन डिसीज हो गया, ठीक है, ये हो गया। गैस्ट्रोक्टॉमी है, अगर गैस्ट्रोक्टॉमी हुआ वो हमारे शरीर के अंदर, तो एक कारण है कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। मेडिकेशन जैसे एंटासिड ले रहे हैं, जेंटेक ले रहे हैं, एंटासिड ले रहे हैं, ये भी हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमें हमारे बॉडी में एनीमिया का सिम्टम दिखाई देने लगता है। समझ में आ गया गाइस, तो रिस्क फैक्टर समझ में आया, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, कॉज क्या है, ये समझ में आ गया गाइस। अब चलते हैं अपने आगे सिम्टम की तरफ, क्या हमारा सिम्टम दिखाई देगा, सिम्टम एंड साइन क्या होते हैं, किसका, एनीमिया के क्या क्या सिम्टम एंड साइन होते हैं। तो कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, कॉमनली अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है एनीमिया में तो क्या क्या होता है। पहले होता है ईजी फटीग, वो जो अगर कोई जो एनीमिक पेशेंट होगा ना वो जल्दी से फटीग हो जाता है, थक जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, जल्दी से थक कर बैठ जाता है, ठीक है। अनयूजली रैपिड हार्ट बीट, ठीक है, वो कम काम करेगा लेकिन हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों गाइस, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, आप वर्क ज़्यादा करोगे ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, तो हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में ब्लड है ही नहीं, ठीक है ना। और प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं है तो हार्ट जल्दी पंप करेगा ताकि हमें ऑक्सीजन जल्दी से मिल सके। तो क्या अनयूजल रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है, पर्टिकुलरली विद एक्सरसाइज, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, जल्दी ब्रीदिंग लेते हैं, जल्दी होता है, ठीक है, पर्टिकुलर विद एक्सरसाइज अगर कोई कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसी कारण शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होता है, जल्दी ब्रीदिंग होती है ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर सके। समझ में आ रहा है गाइस। अब देखिए डिफिकल्टी टू कंसंट्रेटिंग, ठीक है, ऐसे जो पेशेंट एनीमिक पेशेंट होते हैं वे कंसंट्रेटिंग जल्दी से नहीं कर पाते, वो जल्दी से मतलब कुछ चीज़ को ध्यान भी नहीं रख पाते, ठीक है। डिफिकल्टी टू कंसंट्रेटिंग होती है। डिजीनेस होता है, ठीक है ना, डिजीनेस होता है, थके रहते हैं, पेल स्किन
स्किन दिखाई देगा आपको, जो स्किन होगा वो येलोइश कलर का दिखाई, पेल स्किन दिखाई देगा, ठीक है ना। और लेग क्रैम्प होता है, जो लेग जो होता है काफ मसल वो क्रैम्प होता है गाइस, जो लेग का मसल उसमें क्रैम्पिंग होती है, ठीक है। इंसोम्निया, नींद जल्दी नहीं आती, ठीक है, अनिद्रा होता है, ठीक है गाइस। तो ये एक कारण है, ठीक है। ये सब क्या है, सिम्टम है, किसके सिम्टम है गाइस, किसके सिम्टम है, कॉमनली सिम्टम ऑफ एनीमिया है, ठीक है ना, कॉमन है ये सब एनीमिया में आपको ये देखने को मिलेगा ही, ठीक। सिम्टम विद द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अब देखिए आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक स्पेशल केस है, और विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया एक स्पेशल केस है, जिसमें हमें अलग टाइप के हमें सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हंगर फॉर द स्ट्रेंज सब्सटेंस सच एज द पेपर, आइस और डर्ट अ कंडीशन इज कॉल्ड पिका, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिसमें आयरन की डिफिशियंसी होती है गाइस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, तो वे सब पर्सन क्या करते हैं, वो स्ट्रेंज सब्सटेंस को खाते हैं, उसको भूखे रहते हैं, ठीक है। जैसे पेपर हो गया, पेपर को खा लिया, आइस हो गया, ठीक है ना, आइस को खा लिए, ठीक है, बर्फ हो गया उसको खा ही लिया, डर्ट गंदा हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, और चौक हो गया, वो सबको खा लेते हैं। ऐसे पेशेंट किसके के शिकार होते हैं, ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के शिकार होते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पिका, क्या कहते हैं इसको, पिका। तो पिका किस में देखने को मिलता है गाइस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। अपवार्ड कर्वेचर ऑफ दी नेल्स, इसमें क्या होता है गाइस, जो नेल्स जो होता है ना, जैसे नेल्स जो होगा वो अपवार्ड कर्वेचर होगा, ऐसे उभरा हुआ होता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, अपवार्ड कर्वेचर ऑफ दी नेल्स देखने को मिलता है। रेफर टू एज द काइलोनाइकियास, ठीक है, काइलोनाइकियास कहते हैं, ठीक है। जो नेल जो होता है ऊपर की तरफ अपवार्ड ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्वेचर देखने को मिलता है, जिसे हम कोलियोनाइकियास कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलियोनाइकियास किस में देखने को मिलेगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, ठीक है। सोरनेस ऑफ द माउथ विद द क्रैक्स एट द कॉर्नर्स, ठीक है, छाला देखने को मिलेगा हमें, मुंह में छाला देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। जो मुंह जो लिप्स होते हैं उसमें सब छाले पड़ जाते हैं, तो ये सोरनेस ऑफ द माउथ देखने को हमको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। सिम्टम विद द विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या सिम्टम दिखाई देता है। तो सबसे पहले टिंकलिंग जैसे पिन और नीडल को चुभाने जैसे सेंसेशन हमें हैंड्स एंड फीट में देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है गाइस विटामिन B12 डिफिशियंसी में, ठीक है। लॉस ऑफ द सेंस ऑफ टच, ठीक है, अगर हमको उस एरिया जहाँ टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है वहाँ पर अगर हम हार्ट को टच करें, ठीक है, कुछ भी चीज़ को टच करें तो उसको सेंस ही नहीं होता, ठीक है, सेंसेशन लॉस हो चुका होता है, ठीक है। हैलुसिनेशन होती है, अब देखो ब्लड की कमी होगी तो हैलुसिनेशन होता है, अपने आप को एक अलग ही दुनिया में बंदा महसूस करता है, ठीक है। पैरानोया एंड सिजोफ्रेनिया के जो पैरानोया एंड सिजोफ्रेनिया के भी शिकार होते हैं ऐसे पर्सन, ठीक है ना। वोबली गेट एंड डिफिकल्टी टू वॉकिंग, ये जो पर्सन होते हैं वोबली गेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, डिफिकल्ट टू वॉक, जिसके कारण हमें वॉकिंग में डिफिकल्टीज होती है। समझ में आ गया ये किसके सिम्टम है, ये किसके विटामिन B12 डिफिशियंसी के एनीमिया के सिम्टम है, समझ में आ गया। अब देखते हैं साइन, सिम्टम हम पढ़ लिए, अब हमारा क्या क्या साइन होता है वो देख लेते हैं कि क्या क्या साइन देखने को मिलता है हमें। तो सबसे पहला तो ब्रिटल नेल्स नेल जो होती है भंगुर हो जाती है, भंगुर मतलब समझ में आ रहा है, भंगुर मतलब टूट, थोड़े से हमको फोर्स लगाएंगे टूट जाता है, ब्रिटल नेल्स होता है। साइन देखने को मिलता है कोई बंदा का अगर हम देखें भी उसमें ब्रिटल नेल्स दिखाई दे रहा है, कोलियोनाइकियास दिखा रहे हैं, मतलब स्पून शेप्ड नेल्स दिखा रहे हैं, ऐसे स्पून शेप्ड नेल्स है, ठीक है ना। एट्रोफी ऑफ द पेपिलाई, अगर हम उसको जीभ को देखें तो एट्रोफी दिखाई देती है, ठीक है ना, और एट्रोफी ऑफ द पेपिलाई होगा टंग में, वो भी एक सिम्टम, वो साइन है, ठीक है ना। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है, लिप्स फटना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस मतलब होता है लिप्स का फटना, लिप्स जो होते हैं बार बार फटते रहता है पूरे चारों तरफ, ठीक है, लिप्स के चारों तरफ बार बार फटना, ठीक है, सूखा टाइप का ड्राइनेस महसूस करना, वो भी साइन है किसके, एनीमिया के, समझ में आएगा गाइस। ब्रिटल हेयर, बुरे बाल हो जाते हैं, बुरे बाल कोई भी पर्सन हो गया गाइस, नॉर्मल है, कोई बच्चा जो हो रहा है अगर वो बुरा बाल का पैदा हो रहा है, ठीक ना, बुरा अगर बढ़ते जा रहा था और पहले ब्लैक था और बढ़ते हुए एज में अगर वो बुरे कलर का बाल होते जा रहा है तो समझ जाना गाइस वो क्या है, साइन है किसके, एनीमिया का, ठीक है। ब्रिटल हेयर हो जाता है, डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस, हम कुछ भी चीज़ खाते पीते हैं तो उसमें हमें निकलने में कठिनाई होती है, डिस्फेजिया एंड ग्लोसाइटिस, ये भी एक साइन है किसके, एनीमिया का, समझ में आ गया गाइस। अब चलिए देते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना होता है हमें डिफिशियंसी में, एनीमिया के पेशेंट में। सबसे पहले क्या है, रेड सेल पॉपुलेशन इज डिफाइंड बाय द क्वान्टिटिव पैरामीटर्स। देखिए हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो दो चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबसे पहला होता है क्वान्टिटिव पैरामीटर्स और दूसरा होता है क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है। क्वान्टिटिव पैरामीटर्स में
की बात करें तो क्या क्या होता है, पहला वॉल्यूम ऑफ द पैक्ड सेल, पैक्ड सेल कहते हैं, जो सेल होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम हीमेटोक्रेट कहते हैं, हीमेटोक्रेट, ठीक है ना। ये क्वांटिटिव पैरामीटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैक्ड सेल का जो वॉल्यूम होता है उसको हम चेक करते हैं, इसको हम हीमेटोक्रेट कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है उसको हम क्वांटिटी में चेक करते हैं। रेड सेल कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये हम इसके क्वांटिटी पैरामीटर्स में देखते हैं। इन सभी को चेक करेंगे, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा वो लिखा रहेगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू के अगर नीचे आ रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, एनीमिक पेशेंट है, ठीक है। क्वालिटी, उसके बाद आते हैं क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी पैरामीटर्स में MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम हो गया, ठीक है। MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। और MCSC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अगर इसकी मात्रा अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो हम समझेंगे कि वो एनीमिक पेशेंट है, हम जान लेंगे। समझ में आएगा गाइस, देखिए। तो हीमेटोक्रेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। हीमेटोक्रेट क्या बताता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम को बताता है। इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल दैट इज द ऑक्यूपाइड बाय द RBCS, ठीक है ना। ये एक वॉल्यूम होता है RBCS का जो हमारे ब्लड में ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। वो जगह, जितनी जगह वो घेरेगा RBCS हमारे ब्लड में, वो हमारा क्या कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। उस सेल की जो क्वांटिटी, जितना मात्रा ब्लड का जो एरिया को घेरता है वो हमारा क्या कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका नॉर्मल वैल्यू मेन में कितना होता है गाइस, 42 से 52% होता है। वुमेन में कितना होता है, 36 से 48%, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू अगर इससे कम हो रहा है तो समझ जाइए वो एनीमिक पेशेंट है, ठीक है। दूसरा होता है सेल वॉल्यूम कंसंट्रेशन। सेल वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या बताता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितना हमारा हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है उसको हम चेक करते हैं। वुमेन में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। मेन में कितना होता है, 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है गाइस, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं कि रेड सेल काउंट, हमारा रेड सेल काउंट कितना है, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। रेड सेल काउंट, ये रेड सेल काउंट क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ द रेड ब्लड सैंपल को बताता है, ठीक है। मेन में कितना होता है, 4.2 से 5.4 मिलीमीटर क्यूब होता है। वुमेन में कितना 3.6 से 5.0 मिलीमीटर क्यूब होता है। समझ में आएगा इस, मिलीमीटर क्यूब इतना होता है। अगर इससे कम हो रहा है तो समझ लीजिए क्या वो एनीमिक पेशेंट है, ठीक। MCV देखते हैं कि MCV क्या है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। मीन कार्पस इफ इज द एवरेज वॉल्यूम और RBCS नॉर्मल, ठीक है। ये अगर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर इट इज द एवरेज वॉल्यूम होती है किसका, RBCS का, एक एवरेज वॉल्यूम होती है RBCS का। नॉर्मल कितना होता है, 82 to 98 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, और 82 to 98 डेसीलीटर, ठीक है। अगर इससे कम और ज़्यादा हो रहा है, अगर ये कम है गाइस तो समझ लीजिए कि वो एनीमिक पेशेंट है। MCV से भी पता करते हैं, MCS से भी पता करते हैं। MCS क्या है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इट इज़ अ एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर RBCS, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बताता है, ठीक। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 27 से 31 पर लीटर, ठीक है ना, पर लीटर होता है, ठीक। MCSC देखें तो MCSC क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसका नॉर्मल कितना होता है, 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है गाइस। तो इतना समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया गाइस, ये हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं अपना लास्ट में मैनेजमेंट की तरफ, कि हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। हमारा क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा, हम पेशेंट को भी जान लिए कि ये एनीमिक पेशेंट है तो हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, टॉप जो टी एंड कॉफ़ी को इनहिबिट करेंगे, ठीक है गाइस। जो टी एंड कॉफ़ी जो होते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है गाइस, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो एनीमिक पेशेंट है ना, जैसे सिकल सेल वाले पेशेंट, उनको टी एंड कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, समझ रहे हैं। ये क्या कम करते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण हम एनीमिक हो जाते हैं, ठीक है। आयरन ही कम मात्रा में हमारा ऑब्जॉर्ब होगा तो हम RBCS का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, समझ में आएगा इस। विटामिन सी इज द पावरफुल इन्हांसर ऑफ द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नॉन मीट व्हेन द कंज्यूम्ड विथ मील, ठीक है। जो विटामिन सी होता है वो पावरफुल इन्हांसर होती है आयरन के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है गाइज। अगर हम नॉन मीट खा रहे हैं, हम मीट नहीं खा रहे हैं, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी होती है, तो विटामिन सी हमको देना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद जर्मिनेशन एंड द फर्मेंटेशन ऑफ द क्या होते हैं, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स इंप्रूव द हीमोग्लोबिन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन। जो जर्मिनेशन जो सीड होते हैं, जैसे अपना जर्मिनेशन जो ग्राम्स हो गया, चना हो गया, उसको खा सकते हैं गाइज। वो क्या काम करते हैं, इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन, मतलब ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, आयरन की जितना मात्रा में हम आयरन खा रहे हैं उतना मात्रा में हमारे शरीर में कंज्यूम हो, ठीक है, उतना मात्रा में हमारे शरीर में उसको वो करे, ठीक है, कंज्यूम करे, वो क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी होती है। एब्जॉर्प्शन करे, वही क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है।
प्रमोट द सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अबाउट 6 मंथ। कोई बच्चा है जो एनीमिक हो सकता है, यदि हम उसको फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ तक उसे हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएं, वो हो सकता है कॉज हो सकता है कि आयरन डिफिशिएंसी, हो सकता है कॉज की वो बच्चा एनीमिक हो जाए, ठीक है ना। तो हमको इसे दूर करने के लिए क्या करना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए मदर्स को कम से कम फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ तक, ठीक है। और उसके बाद देते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है गाइस, अगर एंटी हेलमेंथिक थेरेपी देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 400 मिलीग्राम का सिंगल डोज ऑफ द एल्बेंडाजोल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके ये एलिमिनेट करता है हुकवर्म को। और हुकवर्म का क्या होता है गाइस, हुकवर्म जो ये हेलमेंथीज होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रहकर वो हमारे ब्लड को सक करते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम एनीमिक पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। आयरन थेरेपी, और लास्ट में हमको आयरन थेरेपी देना है, आयरन का टेबलेट देना, फॉलिक एसिड देना है, ठीक है गाइस। तो ये होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं गाइस, जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। हमको वेजिटेबल में हमको पालक की सब्जी खाना है, ठीक है ना, जिसमें हाई रिच हमको आयरन मिले, ऐसी सब्जी को हमको खाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का हमारा टॉपिक एनीमिया, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो गाइस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या लगा, क्या कमी है और क्या इसमें कंटेंट बता सकता हूँ, प्लीज़ इसको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।